नमस्कार, हाजिर हूं मैं जयकृति योगी सिटी टॉप 10 लेकर। आपके शहर में आज कहां क्या कुछ हुआ जानते हैं सिटी टॉप 10 में। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं जयपुर की बड़ी खबरों पर। जयपुर में आज कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 4582 हो गई है। जयपुर में आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सचिवालय पहुंचकर कोरोना की समीक्षा की। कोरोना नियंत्रण के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दौरान कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। जयपुर में वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑनलाइन आयोजित समारोह में राज्यपाल ने नवनिर्मित विज्ञान भवन और उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। इसमें राजस्थान के 50 से ज्यादा प्रमुख धार्मिक स्थलों की मिट्टी भी मंगवाई गई है, जो कि नींव रखते वक्त उपयोग में ली जाएगी। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफे की मांग की। जयपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली लो फ्लोर बस सेवा करीब 4 महीने बाद आज से शुरू हुई, लेकिन सफर करने के लिए लोगों ने अधिक किराया चुकाया। न्यूनतम किराया 60 से बढ़ाकर 10 रुपए तक कर दिया गया। पुलिस कर्मियों में मानसिक तनाव की रोकथाम के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट पर अब पुलिस मुख्यालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में कमेटी के सुझावों को लागू करने के निर्देश जारी किए गए। जयपुर में सर्व सुविधाओं युक्त प्रदेश का पहला कोचिंग हब बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट का आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने जायजा लिया। जयपुर में संगीत महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन भारतीय शास्त्रीय संगीत भेंट द गिफ्ट फॉर लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कथक कलाकार रिदम खंडेलवाल ने नृत्य पेश किया। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कोटा की टॉप 10 खबरों पर। कोटा में आज कोरोना के 42 केस नए सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना केस 1162 पहुंच गए। कोटा के टावा थाने में तैनात पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद थाने परिसर में हड़कंप मच गया। कोटा के तलवंडी इलाके में चोरी की नीयत से घर में घुसे शख्स को सीसीटीवी को देखकर मकान मालिक ने जमकर पीटा। कोटा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। मशालपुरा वन क्षेत्र में वाटर पॉइंट के पास MT3 नर बाघ का शव मिला। बाघ की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा के जगपुरा में एक मकान में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया। कोटा में कोरोना को मात देकर लौटे कोरोना योद्धा कोरोना दानवीर की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना योद्धा आज अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए MBS अस्पताल पहुंचे। कोटा में किसानों ने आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। कोटा के हाड़ौती में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हाड़ौती में करीब 90% किसानों ने अपने खेतों में फसलों की बुआई कर दी, लेकिन बारिश नहीं होने से फसल खराब होने का संकट मंडराने लगा है। और अब भरतपुर की टॉप 10 खबरें। भरतपुर में आज कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना केस 2245 हो गए। भरतपुर के बयाना में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। अब बयाना चिकित्सालय में डॉक्टर दंपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीड़ी की कालाबाजारी का खुलासा किया। पुलिस ने लाखों की बीड़ी से भरी पिकअप को जब्त किया। भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और जनहित में कार्य करने पर चर्चा हुई।
भरतपुर की नगर निगम की अनदेखी के चलते एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सूचना के बावजूद निगम की टीम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भरतपुर में प्रस्तावित नवीन उपखंड कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। भूमि पूजन के दौरान कामा एसडीएम विनोद मीणा और सानिवी के सहायक अभियंता दूलीचंद मीणा मौजूद रहे। भरतपुर के लोहागढ़ में कोरोना काल में भी खेल गतिविधियां लगातार जारी हैं। खिलाड़ी नियमित रूप से स्टेडियम पहुंचकर अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में जुटे हैं। भरतपुर में कोरोना काल में आमजन के लिए आयुर्वेद विभाग में अच्छी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सुशील पालशर और डॉक्टर महेश लवानिया का ब्राह्मण सभा ने सम्मान किया। भरतपुर के राजा मानसिंह की हत्या के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर है। आज मानसिंह सर्किल स्थित राजा मानसिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भरतपुर में इस बार हरियाली तीज का त्योहार फीका दिखाई दे रहा है। बाजारों में इस बार कम रौनक देखने को मिल रही है। चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर की टॉप 10 खबरों पर। अजमेर में आज कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल केस 1338 हो गए। अजमेर का पहाड़गंज इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इलाके में अब तक कोरोना के 100 मरीज सामने आ चुके हैं। अजमेर में कल देर शाम यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा की बदमाशों ने हत्या कर दी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। अजमेर के पुष्कर में सोशल मीडिया पर कुछ युवकों की हथियारों के साथ फोटो वायरल हो रही है। वायरल फोटो में शामिल एक युवक पुलिस मित्र टीम का सदस्य बताया जा रहा है। राजस्थान खो खो संघ के चुनाव में आज तीसरी बार भंवर सिंह पलाड़ा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा, राजस्थान खो खो संघ खेल सहित सामाजिक कार्यों में अपना दायित्व निभा रहा है। अजमेर में सिटी बस और ऑटो चालक मालिकों ने सरकार से आर्थिक संकट की गुहार लगाई। मालिकों का कहना है कि कोरोना के चलते उन्हें सवारियां नहीं मिल रही, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान नर्सिंग स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रमोट करने की मांग को लेकर आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अजमेर व्यापार महासंघ ने आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक से मुलाकात कर उन्हें व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के समाधान की मांग की। अजमेर में आज भारतीय मजदूर संघ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। अजमेर रोडवेज के कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर ध्वजारोहण कर मजदूर संघ के आदेशों की पालना की शपथ ली। अजमेर के पुष्कर में हरित पुष्कर अभियान के तहत गायत्री परिवार की ओर से पुष्प वर्षा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पौधारोपण किया गया। पौधे लगाने के स्थान पर चारों ओर आकर्षक रंगोली बनाई गई। चलिए अब नजर डाल लेते हैं बीकानेर की टॉप 10 खबरों पर। बीकानेर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना केस 1566 तक पहुंच गए हैं। बीकानेर के खाजूवाला में आज एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए विकास अधिकारी को 3500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अधिकारी ने पीएम आवास योजना के नाम पर रिश्वत ली थी। बीकानेर में आज एसीबी टीम ने एक और कार्रवाई करते हुए श्री डूंगरगढ़ में एक पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। पटवारी ने खेत का बंटवारा कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। बीकानेर के सूरजड़ा गांव में पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या के बाद शख्स ने आत्महत्या कर ली। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। बीकानेर के कोलायत में कुंड में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बीकानेर में आज पीवीएम हेल्थ कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर पीवीएम कैंसर अस्पताल के 2 डॉक्टर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में आज एनएसयूआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध किया। बीकानेर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए मोबाइल ओपीडी वैन से घर घर सैंपल लिए जा रहे हैं। चिकित्सक पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम करने में जुटे हैं। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद अब पुलिसकर्मी भी सावधानियां बरतने में लग गए हैं। आज नाल थाने में भी पुलिसकर्मियों की जांच हुई। सभी पुलिसकर्मियों के दौरान चिकित्सक द्वारा सैंपल लिए गए।
बीकानेर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की। चलिए अब नजर डाल लेते हैं उदयपुर की टॉप 10 खबरों पर। उदयपुर में आज कोरोना के 10 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीजों की आंकड़ा 1055 तक पहुंच गया है। उदयपुर में आज बीएमएस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीएमएस की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। उदयपुर में पंचायत के चारागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। सरपंच धर्मचंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने जेसीबी की मदद से बाड़ों को खाली करवाते हुए कब्जे हटाए। उदयपुर नगर निगम ने आज प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित की। नगर निगम सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की गई, तो वहीं सभी पार्षद एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग तालाब में नहाने गया हुआ था। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर अमरीक सिंह ने आज अपना पद ग्रहण किया। साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। उदयपुर की इंदिरा कॉलोनी में चारों ओर गंदगी का अंबार है। इस कचरे की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। उदयपुर में टैक्स माफ करने की मांग को लेकर टैक्सी संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर में सावन महीने के चौथे सोमवार को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। शहर के नीलकंठ महादेव में भक्तों की ओर से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जाएगा, तो वहीं पूरे मंदिर को हॉलैंड और कोलंबिया के फूलों से सजाया जाएगा। उदयपुर में बीते कई दिनों से लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। तेज धूप के चलते तापमान करीब 34 डिग्री के करीब बना हुआ है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं जोधपुर की टॉप 10 खबरों पर। जोधपुर में आज कोरोना के 105 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 5367 हो गया है। जोधपुर के फरौदी में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए बीएलओ को 1800 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जॉब कार्ड बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। जोधपुर में महिला होमगार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ट्रैफिक का नियम तोड़ने पर जब महिला पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को रोका तो हाथापाई करने पर उतर आया। जोधपुर में आरबी ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन युवक की किस्मत अच्छी रही कि समय रहते बाइक से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। जोधपुर शहर में बेकाबू डंपर ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बुजुर्ग की मौत को देखकर आसपास के लोगों ने रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर शहर में कोरोना संकट की वजह 4 महीने से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा आज से शुरू हो गई है, जिसमें गाइडलाइन का पालन करते हुए 11 रूट पर 1700 से अधिक सिटी बस और मिनी बस सेवा शुरू हो गई। जोधपुर में जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से कोर्ट में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। जोधपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं राम मंदिर निर्माण की मुहूर्त पर महाभारत की। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है, लेकिन उससे पहले ही इसके मुहूर्त पर महाभारत शुरू हो गई है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 5 अगस्त के मुहूर्त को अशुभ बताया है, जिसके समर्थन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी उतर आए हैं। तो वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने इसे लेकर कहा कि मंदिर निर्माण के लिए तय की गई तारीख में कुछ भी गलत नहीं है। अभी भी हम चाहते हैं कि वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए, इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहली बात तो है कि रामालय ट्रस्ट को ही जवाबदारी सौंपी जाए। अगर ठीक है उनको राजनीति इसमें करना है तो कम से कम
जिस दिन शिलान्यास हो रहा है वो तो शुभ मुहूर्त में हो, और इसका विस्तार से स्वामी स्वरूपानंद जी ने शास्त्रों के आधार पर जो बातें रखी हैं उस बात को समझें। और ठीक है, आप 5 अगस्त को करने के बजाय दूसरा कोई तारीख दे दीजिए, क्योंकि अब तो फैसला कोई बदलेगा नहीं और बरसात में तो कोई निर्माण काम शुरू नहीं होने वाला है। तो इससे बेहतर यह है कि शुभ मुहूर्त में ही काम होना चाहिए। शंकराचार्य जो हैं, स्वामी शंकराचार्य सरस्वती स्वरूपानंद जी, उनका कहना है कि शुभ मुहूर्त में ये काम होना चाहिए और मुहूर्त को लेके वो सवाल उठा रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए इसमें। स्वरूपानंद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको वो शास्त्रों के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, उनके बराबर के ज्ञानी लोग देश में अभी कम हैं। अब वो कहते हैं कि इस पर राजनीति होनी चाहिए, तो वो इस बात को चुपके से भी कह सकते थे, उनको टीवी पे कहने की जरूरत नहीं थी। तो शुरुआत उन्हीं ने की है, इसलिए अब वही अपनी बात का खंडन भी कर रहे हैं। नहीं तो वो सीधे फोन कर देते नृत्य गोपाल दास महाराज को और पूछ लेते कि ये मुहूर्त क्यों रखा। अब उन्होंने टेलीविजन पे बोला है ना, तो बर्रों का छत्ता तो महाराज ने स्वयं छेड़ दिया है ना, इसलिए अब ऊपर से कह रहे हैं राजनीति मत करो, और राजनीति खुद भी कर रहे हैं। तो मैं महाराज को यही कहूंगी कि आप ही लोग तो सिखाते हो कि राम का नाम कभी भी ले लो, नाम जपत मंगल दिस दस ही, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दस हु। राम का नाम तो आप कभी भी ले लो, वो मंगल ही करता है और 10 दिशाओं में मंगल करता है। तो जब मोदी जी श्री राम का नाम लिखा हुआ शिला को रखेंगे तो उनके मुंह से राम का नाम निकलेगा ना, तो 10 दिशाओं में मंगल होगा। तो मतलब मुहूर्त की बात करना ही फिर बेमानी है। नहीं, मैं इस विषय पे बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं मुहूर्त वगैरह जो विषय होते हैं ये विशेषज्ञों के होते हैं और मैं मुहूर्तों की विशेषज्ञ नहीं हूँ। शंकराचार्य जी को समर्थक मिल गए दिग्विजय सिंह के रूप में। अब देखिए आप किसका नाम ले रहे हैं, जिस आदमी का पूरी दुनिया में मजाक बनता है। इसलिए इतने स्वरूपानंद जी महाराज का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उनका समर्थन कर दिया तो वो स्वरूपानंद जी की बात को बिगाड़ दिया उन्होंने, क्योंकि महाराज ने कहा ना राजनीति मत करो। तो अब नेताओं ने टिप्पणी कर दी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, महाराज जी उनको कहें कि ना बोले उनके ऊपर। भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। गुरुवार को सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी। इस आदेश के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की सभी 10 हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। मतलब ये कि अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा। इसके साथ साथ जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी सुविधा मिलेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जहां अदालत की ओर से इस कमीशन को बनाने के लिए सरकार को 3 महीने का वक्त दे दिया गया था। दो शब्द हैं, विकास और विजन। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। बिना विजन के सामूहिक तौर पर विकास करना मुमकिन नहीं है, लेकिन सियासत देखिए कि विकास और विजन को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। विकास पर पीएम मोदी का जोर। हमें काम करना है, हमें काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत हो। विजन को लेकर राहुल का शो। My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. His responsibility is to give the vision. It's not there. विकास पर सियासत, नो मोर। कोरोना के बाद जिंदगी को लेकर मंथन तेज है। केंद्र सरकार विकास की बात कर रही है। किसी कीमत पर अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। रोजी और रोटी से खतरा टालने का प्रयास तेज है। प्रधानमंत्री इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बैठकों का, उद्घाटनों का, आपसी विचारों का दौर जारी है। आइए सबसे पहले गुरुवार की बात करते हैं, जब पीएम मोदी ने मणिपुर को एक नई सौगात दी। हर घर जल मिशन के तहत यहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इस दौरान भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि देश रुका नहीं है। कोरोना के इस संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है और देश थका भी नहीं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने वैक्सीन आने तक कोरोना से लड़ाई जारी रखने की बात तो कही ही, साथ ही विकास की गति को भी बनाए रखने के लिए जोश भरा। कोरोना के खिलाफ
हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है, वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। इससे पहले यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया और भारत में निवेश करने के फायदे गिनाए। When the markets are open, when the opportunity is high and the options are many, can optimism be far behind? You can see the optimism when India rise in key business ratings, particularly the ease of doing business rating of the World Bank. एक तरफ विकास की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री का 100% फोकस खुद की छवि बनाने पर है। भारत के सभी संस्थान इसी काम को करने में व्यस्त हैं। एक व्यक्ति की छवि एक राष्ट्रीय दृष्टि का विकल्प नहीं है। ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने अपने वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ की तीसरी कड़ी भी जारी की, जिसके जरिए उन्होंने चीन से निपटने के तरीकों पर अपना विचार साझा किया और पीएम मोदी के विजन पर सवाल उठाया। I know that the Prime Minister is an opponent. My responsibility is to question him. My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. His responsibility is to give the vision. It's not there. I can tell you, guaranteed it's not there. यकीनन विकास और विजन की ये लड़ाई सियासी है, लेकिन वक्त के मुताबिक ये अभी मुफीद नहीं है। कोरोना ने हर आमो खास की कमर तोड़ दी है। ये वक्त सियासी शोर का नहीं, ये वक्त है आमो खास में जोश भरने का, हौसला देने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।